हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मॉर्निंग रोज चाय के साथ पढ़ाई, अब रिवीजन आसान होगा, जिसमें हम आज संविधान, भारत का संविधान का जो हम वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। देखिए, इसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। देखिए, मॉर्निंग में आप चाय पीते हैं तो चाय पीने के साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर जो आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि 8 बजे ये वीडियो आता है डेली मॉर्निंग में 8 बजे, और 8 बजे आप चाय पीते हो तो ये चाय के साथ वीडियो देखते हैं। कोई जरूरी नहीं आप 9 बजे भी चाय पीते हैं तो 9 बजे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन डेली ये वीडियो लाइव होगा 8 बजे। ठीक है, इसमें देखिए 10 से 12 या 15 मिनट का ये वीडियो होगा, जिसमें आपके जो भारत के संविधान है उसको वन लाइनर में रिवीजन कराया जाएगा। अभी देखिए, अभी हम संविधान कर रहे हैं, आगे आप हिस्ट्री भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उस हिसाब से हम देखेंगे। आप लोगों से चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पार्ट 3 है, पार्ट 2 पार्ट आपको पहले ही दे चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। और देखिए, वन लाइनर ही रहेगा, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो आपको संविधान पूरा सही से पढ़ना है तो मेरे वीडियो के जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पूरा भारत का संविधान दिया हुआ है, वहाँ से जाके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत के संविधान का वन लाइनर क्वेश्चन, तेजी से एक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए आर्टिकल 352 आ गया। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आपातकाल। आपातकाल की बात करें तो ये सेकंड वीडियो में मैंने आपको कराया था। आपातकाल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आपके जर्मनी से ली गई हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए भारत का जो संविधान बना है वो कई देशों के संविधान को मिला के बना, मतलब कई देशों का मिश्रित संविधान है। तो इसमें जो आपातकाल की व्यवस्था है, आपातकाल ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल की बात करें तो 3 आर्टिकल्स इसमें बने हैं। एक 352 यानी कि 352 है, 356 है यानी कि 356 है, एक 360 है। अब इनके बारे में हम अलग अलग से देखेंगे। 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में क्या है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 352 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति, तीनों जो आपातकाल है ये राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती हैं। तो आर्टिकल 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो पूरे देश में लगाया जाता है। ये जरूरत इसकी तभी पड़ती है जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, भयावह स्थिति आ जाती है। जैसे आपको पता, मान लीजिए कोई देश, चाइना ने ही भारत पर हमला कर दिया तो बहुत सारी क्षति हो गई है, तो उसमें आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या क्या चीजें हैं, बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 356, जान लीजिए राष्ट्रपति आपात। आपने सुना, राष्ट्रपति शासन सुना होगा आपने। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 356 के अंतर्गत आता है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा। भी आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर पे में राष्ट्रपति शासन लगा था, या फिर आप देखते हैं कि कहीं के गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन थोड़े समय के लिए लग जाता है, जब तक कि वहाँ पे नया चुनाव या फिर नया नेता, नया मुख्यमंत्री चुन नहीं लिया जाता। तो जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं राज्यों में वो आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत ही लगते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 360 की बात करें। भारत में बात करें तो आर्टिकल नंबर 360 के तहत वित्तीय आपात ये कभी नहीं लगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपात होता है आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत। इसमें देखिए मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो खुद मतलब क्या बोलते हैं, अच्छी बात है, भारत में अभी तक वित्तीय आपात की स्थिति कभी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ। डॉक्टर नीला संजीवा रेड्डी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले पहली राष्ट्रपति। अब निर्विरोध क्या होता है, मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, कांग्रेस ने खड़ा किया, 2 उम्मीदवार हो गए तो इसे निर्विरोध नहीं कहेंगे। लेकिन मान लीजिए चुनाव होना है तो एक बीजेपी ने कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उसके विपक्ष में कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, कांग्रेस वाले ने भी इसी को सपोर्ट किया, तो ये है आपका निर्विरोध। और ये अपने आप बिना चुनाव की जरूरत ही नहीं होती, ये खुद ही जीत जाएगा। ठीक, तो इसे होता है निर्विरोध। तो नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें, भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक, अभी देखिए वीवी गिरी की बात करें तो निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीवी गिरी ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं भारत के जिनके निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी। आते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। मुझे ऐसी आई कि मतलब मेरा गला थोड़ा सही हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं वीडियो बनाने में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पहले राष्ट्रपति भी यही थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने रहे, ये भी ध्यान रखिएगा।
तथा एक बार राष्ट्रपति भी रहे थे राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। अब्दुल कलाम की बात करें तो इनको मैं सलाम करता हूँ भाई, ये मतलब इंसान ही ऐसे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति जो अराजनीतिक, मतलब राजनीति से रिलेटेड नहीं थे। आपको पता है साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके मृत्यु के अवसर पर पूरा देश रोया था, ठीक है। अभी देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, अराजनीतिक राष्ट्रपति थे पहले, जो राजनीति से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट राज्यसभा की बात करें, 2 सदन होती है, आपको पता है, राज्यसभा, लोकसभा। इसमें राज्यसभा जो होती है वो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होता है। और राज्यसभा की बात करें, अस्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, साथ में उच्च सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक। उसके बाद राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेना निवृत्त हो जाते हैं, ठीक। आगे चलें, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोग बताइए कैसे हो, पढ़ाई चल रही है ना अच्छे से, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 5-5 याद करते हो ना, यहाँ 6 याद करो, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है राज्यसभा में जाने के लिए कितनी रखी गई है, 30 वर्ष रखी गई है। और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष, इसको ध्यान रखिएगा। जाहिर सी बात है, लोकसभा सदस्यों की जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और लोकसभा सदस्यों में से ही तो कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कौन हो गया, 25 वर्ष हो गया। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, आवश्यक है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो आपके कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, विशेष ज्ञान आदि क्षेत्र में। अब आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर ने चुनाव तो लड़ा नहीं, रेखा फिल्म अभिनेत्री, इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके ये भेजे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सदन मैंने बताया कि राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर। लोकसभा में जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसमें देखिए एंग्लो इंडियन में क्या होता है, जब राष्ट्रपति को लगता है एंग्लो इंडियन जो लोग हैं उनकी संख्या लोकसभा में बहुत कम है, तो वो अपनी तरफ से 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको मनोनीत कर देता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसमें देखिए मनोनीत है, ठीक है, ये मनोनीत होता है। और जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं या फिर जो राज्यसभा में चुने जाते हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। मतलब जिनको वोट डाला जाता है वो निर्वाचित होते हैं, जिनको चुना जाता है वो मनोनीत होते हैं। आगे चलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया याद रखिएगा, 61 है आर्टिकल नंबर। कहाँ से, किस देश के संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। क्या होता है महाभियोग, इसमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कब, जब ऐसा आरोप हो कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक। और कोई विधि नहीं है। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति संसद में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण भी दे सकता है कि ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ हैं वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, संसदीय प्रणाली की रूपरेखा। संसद की प्रणाली की रूपरेखा किस देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान। देखिए आप लोग घबराइएगा मत, लास्ट में जो वीडियो होगा, 1-2 वीडियो, उसमें हम भाग देखेंगे, अनुसूचियाँ देखेंगे, कौन कौन से देशों से कौन कौन से चीज़ें ली गई, उसको हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मैक्सिमम जो आयु होती है उसकी कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम की सीमा नहीं है। वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए, अभी पूछा गया था यूपीपी के एग्जाम में। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने से पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है, आप सबको पता होनी चाहिए। कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति तत्काल राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना, देखिए उपराष्ट्रपति तत्काल राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति को जब त्यागपत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आगे चलते हैं। संसद के सत्रावसान के बाद अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है? आर्टिकल नंबर 123 के तहत। ठीक। नेक्स्ट, यह अध्यादेश की बात करें 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सारा कार्य जो होता है उपराष्ट्रपति करता है। और ध्यान रखिएगा उस टाइम जो उपराष्ट्रपति अगर जो राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो उसके जितने वेतन भत्ते होते हैं, वेतन होते हैं राष्ट्रपति के, वो उपराष्ट्रपति को मिलते हैं। ठीक। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर जो मान लीजिए राष्ट्रपति अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी उस टाइम नहीं है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा करंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में उपबंधित है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 के उपयोग करके राष्ट्रपति किसी के अपराध को माफ कर सकता है, किसी के अपराध को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेता है या आहूत मतलब शुरू करना। ठीक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आहूत करता है, किसके आर्टिकल नंबर 108 के तहत। नेक्स्ट, सर्वाधिक अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहे? राष्ट्रपति रहे, और सबसे कम अवधि तक डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम अवधि तक, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सबसे ज़्यादा अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। ठीक। अब तक 3 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार ही चुने गए थे, आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, शंकर दयाल शर्मा का चुनाव निर्विरोध हुआ है, मतलब इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ। इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया तो उसमें ये था भारत के प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुनाव जीते थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। करंट में कितनी है? 245 है। कितने? 245 चुने गए हैं। इसमें देखिए राज्यसभा में 245 है, इसमें 233 आपके चुने जाते हैं। ठीक है, और ये आपके 12 जो है वो मनोनीत होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। 16 वर्ष 286 दिन तक ये क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव मालवंकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, एम अनंत संयम अयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। एन अनंत संयम पहले, ध्यान रखिए पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा, ये ध्यान रखिए, महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी प्रथम। नेक्स्ट, वर्तमान में सुमित्रा महाजन कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, इसको भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित कर, ध्यान रखिएगा लोकसभा जो सदस्य होते हैं उसमें से अपने ही ग्रुप में से किसी एक को क्या मनोनीत करते हैं या निर्वाचित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में लाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक की बात करें सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्री, ध्यान रखिएगा, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। तीनों ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को मिलाकर क्या बनता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, आपको पता होना चाहिए। ये नीति आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? योजना आयोग कर दिया गया। क्या?
प्लानिंग कमीशन, ठीक है, योजना आयोग कर दिया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके उपाध्यक्ष कौन? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? सॉरी, नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। ये देखिए मैं ही गड़बड़ हो गया नीति आयोग, ठीक है। ये पहले योजना आयोग था, मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। आपको याद होगा पंचवर्षीय योजना जो चलाई जाती थी वो इसी के तहत चलाई जाती थी, और योजना आयोग के तहत, प्लानिंग कमीशन के तहत उसका नाम 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, ठीक है, मनोनीत कह सकते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिल गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर राजीव कुमार है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष ही ज़्यादातर पूछता है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं, और लेटेस्ट जो राज्य बना वो तेलंगाना है। 2 जून, आपको ये डेट याद रखना है, ठीक है। देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था, ठीक है, 2 जून 2014 को। राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है अभी करंट टाइम में, और अभी देखिए हैदराबाद का राजधानी अमरावती बनाया जाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हैदराबाद है, ये तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश का भी, ठीक है। और बाद में ये देखिए तेलंगाना का तो ये हैदराबाद ही रहेगा, लेकिन आपका जो इसका है आंध्र प्रदेश का, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? आपकी अमरावती हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को, ठीक है। तो ये थे आपका चाय के साथ मॉर्निंग डोज। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं एक वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।